सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग मूल विधि में पढ़ने वाले हैं 3 तलाक से संबंधित कानून के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले मूल विधि में महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उनमें एक नया कानून जिसे हम 3 तलाक विधेयक 2019 के नाम से जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे पहले 3 तलाक से संबंधित जो केस आए हुए हैं उनका नाम है सायरा बानो केस। सायरा बानो केस 2015 में आए थे। सायरा बानो उत्तराखंड की महिला थीं और जिनका विवाह इलाहाबाद के रिजवान से हुआ था। ये सायरा बानो उत्तराखंड की महिला थीं और जिनका विवाह रिजवान से हुआ था और इनका संबंध था इलाहाबाद से। होता क्या है कि रिजवान जो व्यक्ति है वो एक प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते थे और लगातार ऐसी घटनाएं होती थी जिसमें सायरा बानो को दहेज से संबंधित जो कुप्रथा है उसको झेलना पड़ता था। एक दिन सायरा बानो अपने घर गई थी, यानी उत्तराखंड गई थी, और उस समय रिजवान के द्वारा स्पीड पोस्ट के जरिए सायरा बानो को तलाक दे दिया जाता है। इस तलाक को लेकर सायरा बानो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो कहती हैं कि हमारे धर्म में 3 ऐसी प्रथा है जिनमें एक 3 तलाक, एक 4 विवाह और एक हलाला। ये 3 ऐसी प्रथा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और जिसके कारण जो हमारे मुस्लिम महिलाओं में जो चलने वाली इस कुप्रथा से निजाम पाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो 3 तलाक पर सुनवाई चालू करता है। 3 तलाक पर जो सुनवाई चालू करता है तो उस सुनवाई के दौरान उस पीठ में 5 जज होते हैं और ये पांचों जज का संबंध हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई से होता है। उस समय जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका नाम है जस्टिस खेहर। जस्टिस खेहर सिख धर्म से होते हैं और जो मुस्लिम धर्म से होते हैं उनका नाम है अब्दुल नजीर। ये सभी इस मामले को लेकर सुनवाई करते हैं और इस मामले को लेकर सुनवाई पर यह निर्णय देते हैं कि ये जो 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं में चलने वाली प्रथा है ये एक असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और इस पर सरकार 6 महीने के दौरान इस पर कोई ना कोई कानून बनाए। ये फैसला 2017 में आ चुका होता है, लेकिन इस पर सरकार को बता दिया जाता है, सरकार को कह दिया जाता है कि आप इस पर कोई ना कोई 6 महीने के दौरान कानून बनाएं। उस समय लोकसभा में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, लेकिन राज्यसभा में इसके उतने सदस्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये लोकसभा में पास हो पाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ये कानून नहीं बन पाता है, जिसके जरिए सरकार के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। पहली बार अध्यादेश जारी किया जाता है, फिर दूसरी बार अध्यादेश जारी किया जाता है और फिर हो जाता है 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी की सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं। जब सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं तो इस कानून को लेकर सरकार जो है राज्यसभा जाती है। राज्यसभा 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा से यह कानून की मंजूरी मिल जाती है। उस समय मंजूरी के दौरान 99 लोग इसके पक्ष में होते हैं और 84 ऐसे लोग हैं जो इसके विपक्ष में वोट करते हैं। फिर ये कानून जो है लोकसभा में जाता है। लोकसभा में 303 सदस्य जो हैं इसके पक्ष में होते हैं और 82 सदस्य इसके विपक्ष में होते हैं। जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका होता है फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इसके सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करने के बाद ये एक कानून बन जाता है। और इस कानून को बनने के लिए ये जो कानून बनता है वो 2019 में, इसलिए इस कानून का नाम रख दिया जाता है 3 तलाक विधेयक 2019। ये कानून पूरे देश में
फरवरी 2019 से लागू हो जाता है। लेकिन इसकी जो प्रभावी तिथि है वो होती है 16 सितंबर 2018 से। 16 सितंबर 2018 से हमारे संपूर्ण भारत में ये कानून लागू हो गया है। 3 तलाक कानून लागू हो गया है और जो संसद के द्वारा बनाया गया। इस कानून की बात करें तो इस कानून में जो धारा 1 है, धारा 1 में इसके नाम है और विस्तार है। नाम की बात करें जैसे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण इसका नाम है। और अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ये कानून मुसलमानों के लिए ही ऐसा क्यों है, ये संपूर्ण भारत में ही क्यों लागू है? जैसे कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक बात ये कही गई है कि राज्य जो है सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाएगा, यानी समान नागरिक सहायता लागू करेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबके लिए ये कानून लागू होगा समान रूप से। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रथाएं हैं जो धार्मिक आधार पर भी लागू होती हैं। जैसे हिंदू में 2 विवाह से ज़्यादा विवाह जो है कानूनन जुर्म माना जाता है, लेकिन मुसलमान में 4 विवाह तक कानूनी मान्यता दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में दोनों में लेकर जो कानून है वो अलग अलग रूप में कार्य करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके लिए कानून एक समान रूप से कार्य करता है। अभी कानून एक रूप से कार्य करता है, लेकिन जो तलाक से जुड़ी हुई मामले थी वो मुस्लिम महिलाओं में ज़्यादा थी। तो इसलिए सरकार द्वारा 2019 में लेकर इस पर एक कानून लाया गया जिसका नाम रखा गया 3 तलाक विधेयक 2019। तो हमने देखा इसकी धारा क्या है। धारा 1 में नाम है और विस्तार है, और आज विस्तार संपूर्ण भारत में है। परिभाषा की बात करें तो धारा 2 में, जैसे हर कानून में हमने देखा था परिभाषा धारा 2 में दी जाती है, तो परिभाषा धारा 2 में दी गई है। धारा 2 में तलाक को एक और नाम से जाना गया है जिसे कहा गया है तलाक बिद्दत। तलाक और तलाक बिद्दत एक ही प्रक्रिया है जिसमें कोई मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को किसी स्पीड पोस्ट के जरिए बोल करके या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोल करके तलाक दे दिया जाता है। ये तलाक की परिभाषा बताता है। लेकिन जब इसे कानूनी मान्यता मिल गई है तो ये तलाक एक असंवैधानिक घोषित हो चुका है, और तलाक धारा 3 के अंतर्गत तलाक की जो घोषणा है वो शून्य मानी जाएगी। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को कह करके, बोल करके, स्पीड पोस्ट करके, इलेक्ट्रॉनिक अन्य सामग्रियों करके यानी फ़ोन करके तलाक देता है तो वो तलाक नहीं माना जाएगा, वो तलाक एक असंवैधानिक माना जाएगा। अगर वो तलाक एक असंवैधानिक माना जाएगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं सज़ा की बात भी की गई है। सज़ा की बात को देखें तो धारा 4 में इसकी सज़ा है। धारा 4 के तहत यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, और जो कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा? 3 वर्ष के लिए। दंड के साथ उसे जुर्माना भी दिया जा सकता है, उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर हम धारा 5 की बात करें तो धारा 5 में इसके भरण पोषण की बात की गई है। जैसे मुस्लिम महिला अधिकार में ये बताया गया है, यदि किसी महिला को कोई मुस्लिम पुरुष तलाक देता है तो उसे केवल मेहर की राशि और 2 महीने तक उसे पैसा देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर वो महिला गर्भवती है तो जब तक वो बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। यदि कोई उसका बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो 2 साल तक उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन इस कानून में साफ कह दिया गया है कि ऐसा अब नहीं है कि आपको गुजारा भत्ता कुछ दिन के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेगी, और मजिस्ट्रेट धारा 5 के अंतर्गत तय करेगी। धारा 7 की बात करें तो धारा 7 में बताया गया है कि 3 तलाक से जुड़े हुए मुद्दे संज्ञेय अपराध माने जाएंगे, और ऐसे ये अपराध जो है इनका सुलह समझौते जो है लिखित रूप में होगा
या हम कह सकते हैं कोर्ट के द्वारा होगा या दोनों की रजामंदी के दौरान हो सकता है। तो ये थी 3 तलाक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो हमने देख रहे थे मूल विधि में हमने पहले आपको घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और यहाँ पे 3 तलाक से जुड़े हुए महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, फिर उसके बाद हमने दहेज की बात की। अब इन सभी कुप्रथाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा कुछ एजेंसियां कार्य करती हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय महिला आयोग है और एक राज्य महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य स्तर पर कार्य करती है और राज्य महिला आयोग जो है राज्य स्तर पर, और राष्ट्रीय महिला आयोग देश के स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर कार्य करती है। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के बारे में। तो महिलाओं के अधिकार के संरक्षण के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा महिला आयोग का नियुक्ति होता है। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया। ये अधिनियम इसलिए आया था, इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य ये था, महिलाओं का विकास एवं संरक्षण, महिलाओं से जुड़े हुए कानून को लागू करवाना और उनकी समीक्षा करना, नए कानून को बनाने के लिए ही राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था, लेकिन ये लागू होता है 31 जनवरी 1992 से। 31 जनवरी 1992 से ये संपूर्ण देश में लागू है। अगर इसमें अध्याय की बात करें तो इसमें अध्याय यानी चैप्टर यानी पाठ कितने हैं? 5 भाग हैं, 5 चैप्टर हैं। अगर इसमें धाराओं की बात करें तो धाराएं कितनी हैं? 17 धाराएं हैं। अब देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष होंगी और 5 सदस्य होंगे। ये जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे, इनको लेकर जो आयोग बनेगा उसका नाम रखा जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग उसका नाम रखा जाएगा। और ये संस्था कैसी संस्था होगी? तो ये संस्था एक वैधानिक संस्था होगी। ये संस्था एक वैधानिक संस्था होगी। इनमें सभी अध्यक्ष जो अध्यक्ष होंगे और जो सभी सदस्य हैं, इन सभी की जो नियुक्ति होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और इन्हें हटाया भी केंद्र सरकार के द्वारा जा सकता है। अगर हम बात करें तो वार्षिक रिपोर्ट यानी वार्षिक समीक्षा जो है रिपोर्ट, वो किसे सौंपेंगे? केंद्र सरकार को सौंपेंगे। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष। आयु के आधार पर 65 वर्ष और वैसे 3 वर्ष होगा। अगर हम इस्तीफा की बात करें तो ये इस्तीफा किसे दे सकते हैं? केंद्र सरकार को ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। कार्य हमने चर्चा की है। अगर हम वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम है रेखा शर्मा। लेकिन हम पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष थे जयंती पटनायक। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। खास बात यह है कि इसमें जो अध्यक्ष बनेंगी वो कम से कम महिला होना आवश्यक है। वो कम से कम क्या है? महिला होना आवश्यक है। अगर हम राज्य महिला आयोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्रीमती बिमला बाथम। श्रीमती बिमला बाथम वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार हमने देखा 3 तलाक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कानून के बारे में और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।